देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले की धार तेज हो चुकी है। इसी सिलसिले के क्रम में झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे थे। सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने महुआ को कैश और गिफ्ट दिए थे। निशिकांत दुबे के आरोपों के हिसाब से महुआ मोइत्रा ने अदानी ग्रुप के खिलाफ सवाल संसद में पूछे और इसके जरिए दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। दर्शन हीरानंदानी रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी निरंजन हीरानंदानी के बेटे हैं और रियल एस्टेट बिजनेस हीरानंदानी ग्रुप के होने वाले सीईओ हैं। एनर्जी, शिक्षा और हेल्थ केयर में भी इसके कारोबार हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने इसके साथ ही दर्शन और महुआ के बीच हुए लेन देन के कई अन्य आरोप भी लगाए। इन आरोपों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दर्शन ने 2019 का चुनाव लड़ने के लिए महुआ को 75 लाख रुपए दिए थे। दर्शन ने महुआ को महंगे आईफोन भी दिए थे। दर्शन ने महुआ को आवंटित सरकारी आवास, जो सरकारी आवास उनको सांसद बनने के बाद मिला था, उसकी मरम्मत भी कराई थी। आरोप में यह भी कहा गया है कि महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस भी दिया था। आरोपों के अनुसार 2019 से 2023 के बीच पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल दर्शन हीरानंदानी के कहने पर महुआ द्वारा पूछे गए थे। निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। इन सभी आरोपों पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच का स्वागत करती हैं। महुआ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर उन्होंने कहा कि फेक डिग्री वाले और भाजपा के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में लंबित, अगर स्पीकर उन सबसे निपट लेते हैं तो मैं अपने खिलाफ किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। महुआ ने यह भी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और वो इस चीज़ का भी इंतजार कर रही हैं कि कब लोग अडानी कोयला घोटाले में, मतलब जो लोग हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। देश के इस राजनीतिक हलचल के बाद अब हम बात कर लेते हैं एक प्रदेश के मुखिया की, जिनके दिल की हलचलें भी इस वक्त काफ़ी बड़ी हुई मालूम चलती हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में पिछले 20 सालों में से 18 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले शिवराज सिंह चौहान अपनी पारंपरिक विधानसभा सीट बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में देर से ही सही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम आ गया है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि प्रदेश के सबसे बड़े नेता और मुखिया का नाम चौथी लिस्ट में शामिल क्यों किया गया। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान से कुछ असहज नजर आता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान अपने 18 साल के सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी की लहर के बावजूद अगला कार्यकाल हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 450 किलोमीटर दूर स्थित ढिंढोरी की एक जनसभा रैली में शिवराज सिंह चौहान ने सीधे जनता से ही पूछ लिया कि मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। जवाब में जनता ने जोरदार नारों से उनका समर्थन कर दिया। अब आप समझिए कि शिवराज सिंह चौहान का जनता से यह सवाल करना महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतरती है, हमेशा से उतरती रही है। बाद में ये तय होता है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। पोस्टरों, बैनरों से लेकर ऑनलाइन प्रचार सामग्रियों में भी पीएम मोदी का चेहरा प्रमुखता से इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर एमपी के दिल में है मोदी नाम से कैंपेन भी चलाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 5 महीनों में मध्य प्रदेश के 10 दौरे किए हैं और 9 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में शिवराज सिंह चौहान का नाम भी कहीं नहीं ले रहे हैं। जून महीने में भोपाल में हुए कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में मोदी ने लगभग पौने 2 घंटे भाषण दिया, लेकिन एक बार भी चौहान का नाम नहीं लिया। भोपाल में हुए कार्यकर्ता महाकुंभ में मोदी की जब एंट्री हुई तब गाना बज रहा था, मध्य प्रदेश के दिल में है मोदी। इस दौरान मोदी 1 घंटा बोले, लेकिन यहाँ भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। इसी तरह अगर बात ग्वालियर की करें या फिर जबलपुर की सभाओं में भी प्रधानमंत्री मोदी ने चौहान का नाम कहीं नहीं लिया, उनके नाम का कोई जिक्र कहीं भी नहीं किया। डिंडोरी की जनसभा से पूर्व शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के लाडकुई में आयोजित एक कार्यक्रम में भावुक होकर कह रहे थे कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा, मेरे जैसा भैया कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह की राजनीतिक तरकीबों के जरिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर अपना दावा मजबूती से ठोकने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2018 के चुनाव की तरह इस बार वो मुख्यमंत्री पद के अकेले दावेदार नहीं हैं। भाजपा ने अब तक जारी उम्मीदवारों की 4 लिस्ट में कुल 136 उम्मीदवारों में से 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राज्य सरकार में मौजूदा 25 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने 3 कद्दावर नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव की कमान संभाल रखी थी, वहीं भाजपा की तरफ से अकेले शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला था। वैसे तो जीत कांग्रेस की हुई थी, लेकिन चौहान ने अकेले ही अपने दम पर भाजपा को 109 सीटें जितवाई थी। इन 109 सीटों पर जीत का पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को इसलिए दिया गया क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। हालांकि कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भी कमलनाथ की सरकार महज 15 महीने बाद सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बात गौर करने वाली यह भी है कि 2020 में चौथी बार सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद से शिवराज सिंह चौहान अपने स्वभाव के उलट जाकर काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया था। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने त्वरित कार्रवाई और आदेशों की वजह से बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं। उसी तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा के नाम से पुकारे जाने लगे। उनके बुलडोजर अधिकतर कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके लोगों के घरों पर चलाए गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर भी बुलडोजर चला दिए गए। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी कि देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा अपनी छवि मजबूत करने के लिए शिवराज सिंह चौहान इस तरह के उपाय लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी महज 6% है। बुलडोजरों का निशाना ज़्यादातर मुसलमानों के घरों पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवराज सिंह चौहान का यह आक्रामक चेहरा होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितना फायदेमंद होगा, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि पर हिंदू वोट बैंक साधने का सफल प्रयोग करने के बाद भाजपा के लिए मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाजपा अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जल्द ही जारी करने वाली है। वहीं कांग्रेस ने अब जाकर 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। 144 उम्मीदवारों की लिस्ट में 70 मौजूदा विधायक को टिकट मिला है। मध्य प्रदेश और भाजपा के भीतर की राजनीति लगातार करवटें ले रही है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब एक और राज्य के भीतर चल रहे राजनीतिक दांव पेच को समझने की कोशिश कर लेते हैं। बात यहाँ तेलंगाना की होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के इस 55 उम्मीदवारों की लिस्ट का विरोध भी देखने को मिल रहा है। लिस्ट जारी करने के बाद टिकट बंटवारे से नाराज लोगों ने इस लिस्ट का विरोध किया। 15 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन, पुतला दहन, आंसू के बीच हालात इस कदर बिगड़ गए कि शीर्ष नेताओं को हैदराबाद के गांधी भवन में पार्टी मुख्यालय को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हंगामा 18 अक्टूबर से प्रस्तावित कांग्रेस बस यात्रा की शुरुआत से 3 दिन पहले हुआ, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाग लेने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस आलाकमान अपनी पहले लिस्ट में 55 उम्मीदवारों को उतार कर इस तरह के विरोध की उम्मीद नहीं कर रही थी। इसके पहले भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना की सीएम केसीआर ने 21 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 119 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। खुद मुख्यमंत्री केसीआर 2 सीटों गजवेल और कामरेड्डी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच तेलंगाना की राजनीति में एक और नाम चर्चा में है। यह नाम है शर्मिला रेड्डी का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला इन दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ चुनावी मैदान में। शर्मिला ने अपने घर में 2 मुख्यमंत्रियों को देखा है। उनके पिता वाईएसआर रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के सियासी गलियारों में हफ्तों से यह चर्चा उठ रही थी कि वाईएसआरटीपी यानी कि युवा जना स्मारिका राइथु तेलंगाना पार्टी की संस्थापक रही शर्मिला रेड्डी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने जा रहा है। खुद शर्मिला ने कहा था कि कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन पर अंतिम निर्णय सितंबर के अंत तक लिया जाएगा। अगर गठबंधन नहीं बनता है तो पार्टी सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुरुवार को इसी अंतिम निर्णय पर शर्मिला का बयान आया और उन्होंने कहा कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया कि उनकी पार्टी सत्ता में काबिज बीआरएस के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी। शर्मिला का कहना है कि तेलंगाना मौजूदा वक्त के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो वोट पड़ेंगे
उनमें बंटवारा हो जाएगा और इसका फ़ायदा केसीआर को होगा, जिससे वे दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह वजह थी जिसके चलते हमने कांग्रेस से बात की और पॉजिटिव रिस्पांस के लिए 4 महीने तक इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। यदि सत्ता में काबिज दल के खिलाफ पड़ने वाले वोटों का बंटवारा होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। चूँकि शर्मिला के पिता वाईएसआर रेड्डी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तेलंगाना भी उसी का हिस्सा था और तेलंगाना की जनता का उन पर बड़ा भरोसा देखा जाता था। इसलिए शर्मिला और उनकी नवगठित वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को यह लगता है कि तेलंगाना की चुनावी जमीन पर उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि शर्मिला ने प्रजा प्रस्थान पदयात्रा के जरिए 3800 किलोमीटर तक की यात्रा करके अपनी एक मजबूत छवि तेलंगाना की जनता के बीच में बनाई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने भाई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से अलग होकर तेलंगाना की राजनीतिक जमीन पर शर्मिला किस तरह के प्रयोग करती हैं और उनके आने से यहाँ की राजनीति कैसे बदलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।